हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का 10th लेक्चर, जिसके अंदर हम कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, बेसिक से कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। जिसके अंदर हमारा पहला टॉपिक हो जाएगा कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड कैपेसिटर। आइसोलेटेड कैपेसिटर मतलब सिंगल कैपेसिटर हो, उसका कैपेसिटेंस किस तरह से निकाला जाए। जैसे अभी तक हमने पढ़ा है, 2 प्लेट हो तो किस तरह से निकाला जाए, लेकिन अगर सिंगल प्लेट हो तो किस तरह से निकाला जाए कैपेसिटेंस, वो हम देखेंगे। उसके बाद देखेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जैसे अभी तक हम यहाँ पर प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज देते थे, लेकिन अगर डिफरेंट चार्जेस हो जाएं तो उसको किस तरह से डील किया जाए वो हम सीखेंगे। उसके बाद फोर्स ऑन वन प्लेट ड्यू टू अदर, एक प्लेट की वजह से दूसरी प्लेट में कितना फोर्स लग रहा है, बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, पर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है उसको निकालेंगे। और लास्ट में एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर किस तरह से एनर्जी स्टोर होती है, किस फॉर्म में, और इसकी फॉर्मूला क्या आता है, वो सब, और इसके बेस पे क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तो आप लोग क्या पेन पेपर लेके बैठे हैं, हम लोग शुरू करते हैं अपना लेक्चर बिना देरी किए। तो हमारा पहला टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ अ आइसोलेटेड कैपेसिटर। अभी यहाँ पर मैंने कैपेसिटर लिखा है, ना ही पैरेलल प्लेट, ना ही वो स्फीयर लिखा है, ना ही सिलिंड्रिकल लिखा है। यहाँ पर मैं जनरल केस की बात कर रहा हूँ, तो कोई भी केस हो सकता है। उसका जो मेथड करने का, किस तरह से फाइंड किया जाए, वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर मैं एक रैंडम शेप का कोई कैपेसिटर ड्रॉ कर लेता हूँ। सपोज इसके ऊपर मैंने चार्ज क्यू दिया है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है इस तरह से, ठीक है। ये क्या है, ये है आइसोलेटेड कंडक्टर बोल दो या कैपेसिटर बोल दो, आइसोलेटेड कंडक्टर और कैपेसिटर। तो ये एक आइसोलेटेड कैपेसिटर है, ठीक है। अब हमको इसका कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो इसका कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमको पता है कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है C=Q/V होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव जो प्लेट है वो प्लेट तो है ही नहीं, बिकॉज यहाँ पर ये पॉजिटिव प्लेट तो है हमारे पास, बट जो नेगेटिव प्लेट है वो तो है ही नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम अज्यूम करते हैं कि हमारा जो नेगेटिव प्लेट है, हमारा जो नेगेटिव प्लेट है वो कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर। हम क्या अज्यूम करते हैं कि हमारा जो नेगेटिव प्लेट है, मीन्स इसका जस्ट नेगेटिव वाला हमारा कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर, जिसमें नेगेटिव चार्ज है। इस तरह से हम ऐसा अज्यूम करते हैं। और हमको पता ही, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा ही है कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एट इन्फिनिटी क्या होता है, 0। पोटेंशियल एट इन्फिनिटी क्या होता है, 0। ऐसा हम अज्यूम करके चलते हैं कि हमारा जो नेगेटिव प्लेट है कहाँ है, इन्फिनिटी पर। तो सिंपली हम वो फॉर्मूला लगा लेंगे। यहाँ देखो, इन दोनों बीच में हम क्या लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा डेल्टा V, ये हमारा डेल्टा V इन्फिनिटी से लेके यहाँ तक, ठीक। तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं C=Q/V। हमको पता है यहाँ पर कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 है, तो यहाँ पर जो हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर फाइंड करते हैं V+ माइनस ऑफ V-। तो जो V- है ये इन्फिनिटी है, तो ये वाला तो हो जाएगा 0। इसका मतलब जो हमारा डेल्टा V हो जाएगा V ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट। इसका मतलब ये जो हमारा पॉजिटिव प्लेट है, हमको यहाँ पर जो पोटेंशियल लिखना है इस केस में V ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट हमको लिखना है। मीन्स यहाँ पर जो भी प्लेट हमको दिया हो, यहाँ पर जो भी कंडक्टर दिया हो आइसोलेटेड, चाहे स्फीयर दिया हो, चाहे कैपेसिटर दिया हो, चाहे पैरेलल प्लेट दिया हो, चाहे सिलिंड्रिकल दिया हो, उसका जो पोटेंशियल है इस डिस्टेंस पर, हमको वहाँ पर वही पोटेंशियल लिखना होता है V ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट। मीन्स कभी भी आइसोलेटेड कैपेसिटर की बात करें तो अज्यूम कर लेना कि जो नेगेटिव प्लेट है वो कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर। हमको पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, तो हमने देखा कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 है। इसका मतलब जो ये प्लेट का जो पोटेंशियल होगा कोई पॉइंट पर, उसी पोटेंशियल को हमको यहाँ पर रख देना है। बाकी हमको पता तो है इसके ऊपर चार्ज हमने क्यू दिया है। तो इसी तरह से सॉल्व करना होता है। इन्फिनिटी पर हम पोटेंशियल 0 मान लेते हैं। जैसे ये तो मैंने जनरल केस की बात की, जैसे मैं स्फीयर की बात करता हूँ आपको, स्फीयर में आइसोलेटेड स्फीयर ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर। तो चाहे जो भी केस हो, आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो उसको। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 मान लो, और हम उसको आगे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं पॉजिटिव प्लेट का। जैसे यहाँ पर समझाता हूँ, हमारे पास एक आइसोलेटेड स्फीयर है, मीन्स हमने पॉजिटिव प्लेट इस तरह से ड्रॉ कर लिया। देखो, ये हमारा पॉजिटिव प्लेट है जिसका रेडियस है R। हमने इसको चार्ज कितना दिया है, इसको हमने Q चार्ज दिया है, ठीक। हमने इसको Q चार्ज दिया है, इसका रेडियस R है, और ये पॉजिटिव प्लेट है।
ओके, अब मैंने यहाँ पर नेगेटिव प्लेट ड्रॉ ही नहीं किया है। पहले हम क्या करते थे, इसके इस तरफ हमने यहाँ पर नेगेटिव प्लेट ड्रॉ करके हमने उसका पोटेंशियल फाइंड किया था। हम पहले क्या करते थे, यहाँ पर इस तरह से कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ड्रॉ करते थे और इस पर हमारा नेगेटिव चार्ज आता था और इसके बीच में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड रहती थी और यहाँ पर अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती थी, उसके ऊपर से हमने कैपेसिटेंस निकाला था। लेकिन यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज तो है नहीं, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि हमारा जो नेगेटिव स्फीयर है, हम क्या अज्यूम करेंगे, हमारा जो नेगेटिव स्फीयर है वो इन्फिनिटी पर है। हमारा जो नेगेटिव स्फीयर है कहाँ पर है, वो इन्फिनिटी पर। तो सेम हम प्रोसेस लगाएंगे इस तरह से। फिर हम लिखेंगे कि C इक्वल टू लिखेंगे Q/V, C इक्वल टू लिखेंगे Q/V और V जो होता है हमने बताया था कि वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो V ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर हम ऐसा लिखते हैं ना, डेल्टा V इक्वल टू V प्लस माइनस ऑफ V माइनस, ये तो ज़ीरो है बिकॉज पोटेंशियल एट इन्फिनिटी क्या है, ज़ीरो। तो V प्लस क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर इस पॉइंट पर हमको ढूंढना हो तो V प्लस आ जाएगा, डेल्टा V इक्वल टू आ जाएगा KQ/R। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, उस सेम वही फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर डेल्टा V डायरेक्ट मिल जाएगा हमको KQ/R। यहाँ पर पुट कर दूंगा मैं C इक्वल टू Q/V की वैल्यू क्या हो जाएगी, KQ/R। यहाँ से Q और Q कैंसिल हो जाएगा तो C इक्वल टू क्या आ रहा है, R/K, जिसको हम लिख सकते हैं 4πε0 K, बिकॉज जो 4πε0 R, बिकॉज जो K है 1/4πε0 होता है। तो आइसोलेटेड स्फीयर हो तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं उसका, जिसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू आती है 4πε0 R। इस तरह से नोट कर लो आप, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 होता है, इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। जब हमने कॉन्सेंट्रिक स्फीयर वाला किया था, ये अंदर पॉजिटिव चार्ज था, अंदर पॉजिटिव चार्ज था, बाहर इस तरह से नेगेटिव था, बाहर नेगेटिव था और इसके बीच में इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर होती थी। तो यहाँ पर भी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी और इन्फिनिटी पर जाके वो टर्मिनेट करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से स्टोर होती थी। ओके, तो हमने बोला था कि सपोज इसका रेडियस अगर A हो, इसका रेडियस A है, इसका रेडियस B है, तो हमने फॉर्मूला निकाला था उसका, ठीक। तो उस तरह से हमने उसको सॉल्व किया था। अब उस फॉर्मूला में आप B इक्वल टू इन्फिनिटी डाल दो, अब उस फॉर्मूला में आप B इक्वल टू इन्फिनिटी डाल दोगे तो आपका सेम यही फॉर्मूला आ जाएगा, 4πε0 R। हमने इसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड किया था KQ/R करके 1/A माइनस 1/B। हमने क्या फाइंड किया था, 4πε0 B 4πε0 AB अपॉन A माइनस B हमने फाइंड किया था। उसमें हमने देखो B की वैल्यू अगर हम इन्फिनिटी डाल दें तो क्या होगा फॉर्मूला, इसको हमने इस तरह से लिखा था ना, ये फॉर्मूला किस तरह से आया था, 1/A माइनस 1/B, ये फॉर्मूला इस तरह से आया था। अगर आप याद करोगे हमने फाइंड किया था इस तरह से, तो हमारा जो कैपेसिटेंस की वैल्यू आ रही थी वो कुछ इस तरह से आ रही थी। अगर आप यहाँ पे B की वैल्यू इन्फिनिटी डाल दो, अगर आप यहाँ B की वैल्यू इन्फिनिटी डाल दोगे तो क्या हमारा आंसर आएगा, देखो ये 1/∞ हो जाएगा 0, तो आ जाएगा 4πε0 A। यहाँ पर जो इसका रेडियस R है, यहाँ पर इसका रेडियस A है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4πε0 A। होप करता हूँ आपको समझ पड़ रहा होगा कि यहाँ पर सब अज्यूम करो कि जो नेगेटिव प्लेट है इन्फिनिटी पर है। इसका मतलब क्या है, हमारा जो B रेडियस है वो B की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है। जो B डिस्टेंस है हमारा, यहाँ पर B डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी पर है। तो यहाँ पर जो हमारा जनरल फॉर्मूला था 4πε0 1/A माइनस 1/B, तो यहाँ पर B की वैल्यू आप इन्फिनिटी डाल दोगे तो आपका ये टर्म तो निकल जाएगा, ये टर्म तो हो जाएगा हमारा 0। तो हमारा कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4πε0 A, बिकॉज अंदर का रेडियस A था। यहाँ पर अंदर का रेडियस R है, इसलिए हमारा आ रहा है 4πε0 R। तो इस तरह से आइसोलेटेड स्फीयर का आंसर आता है। इसको नोट कर लो, इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं बेसिक से। इसी तरह से चाहे जो भी केस हो, चाहे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, तो अगर पॉजिटिव प्लेट होगा तो नेगेटिव प्लेट आप इन्फिनिटी पर मान लोगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमारा इस तरह से प्लेट हो, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हो, ये इधर प्लस क्यू चार्ज हो, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज हो, इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू आती है 4πε0 AB अपॉन A माइनस B। और अगर खाली हमारा ये इस तरह से स्फीयर हो, जो आइसोलेटेड स्फीयर हो, जिसका रेडियस R है, तो हमारा फॉर्मूला क्या आता है, हमारा फॉर्मूला आ जाएगा C इक्वल टू
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन इसके ऊपर ले लेते हैं। एक क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ द कैपेसिटेंस of isolated sphere is, if the capacitance of isolated sphere is यहाँ पर 1 farad, find the radius of the sphere। यहाँ पर आइसोलेटेड स्फीयर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हमको फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, ये वाला। सिंपल सा क्वेश्चन है एनसीईआरटी टाइप का। तो यहाँ पर देखो C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। हमको यहाँ पर क्या बोला है कि जो कैपेसिटेंस है 1 फैराड है, इसका मतलब C की वैल्यू क्या है 1। अब हमको फाइंड करना है यहाँ पर रेडियस। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, 4 और ये पाई है वेरीफाई, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपने पढ़ा ही होगा। या तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक, अगर आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद ना हो। वैसे तो इसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। आप ये वैल्यू भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद नहीं आ रही हो तो इसको आप क्या लिख सकते हो, r/k भी लिख सकते हो। मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को k लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेडियस की वैल्यू हो जाएगी ये 1 k यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹। यहाँ पर ये हो जाएगी रेडियस की वैल्यू, ठीक है। बिकॉज 1/4 पाई एप्सिलॉन k इक्वल टू क्या होता है, k इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको एप्सिलॉन नॉट डालते तो यहाँ पर पाई की वैल्यू भी डालनी पड़ती है आपको, तो लंबा प्रोसेस हो जाता है कैलकुलेशन का। लेकिन हमने r/k कर लिया तो हमारी रेडियस की वैल्यू आ रही है 9 इंटू 10⁻⁹। इसका मतलब समझ रहे हो आप, इसका मतलब है कि अगर आपको 1 फैराड का आपको कैपेसिटेंस चाहिए, अगर आपको कैपेसिटेंस चाहिए 1 फैराड का, तो आपको 9 इंटू 10⁻⁹ मीटर का 9 इंटू 10⁻⁹ मीटर रेडियस का आपको लेना पड़ेगा स्पीयर। इसका मतलब सोचो, अर्थ का जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर है। अर्थ का रेडियस है वो 6400 किलोमीटर है। और यहाँ पर हमारा ये रेडियस क्या आ रहा है, ये रेडियस आ रहा है 9 इंटू 10⁻⁶ किलोमीटर। 9 और 6 बार जीरोस, इतना। मतलब समझ रहे हो कि अर्थ से भी बड़ा रेडियस का हमको स्फीयर चाहिए होगा अगर हमको कैपेसिटेंस चाहिए 1 फैराड का। इसलिए हम जो स्पेरिकल्स कैपेसिटर होता है उसको जनरली हम कम यूज़ करते हैं, बिकॉज इसमें जो 1 फैराड कैपेसिटेंस के लिए हमको कितना बड़ा स्फीयर चाहिए, उतना बड़ा स्फीयर बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो स्पेरिकल कैपेसिटर होता है ना, उसको हम जनरली कम यूज़ करते हैं। इसको आप ध्यान रख सकते हो। इसकी वजह देखो कितनी बड़ी आ रही है। इतने रेडियस का आप अगर स्फीयर लोगे तब आपको मिलेगा कैपेसिटेंस 1 फैराड का। सोचो कितनी अजीब बात है। इसलिए हम जो स्पेरिकल कैपेसिटर होता है उसको कम यूज़ करते हैं, जनरली यूज़ करते हैं हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इतना प्रॉब्लम नहीं आता। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, इसके सिंपल क्वेश्चन होते हैं कभी कभार। जैसे हमने कल एक क्वेश्चन किया था, इसके ऊपर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने कल एक क्वेश्चन किया था, यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन लिया था। यहाँ पर इसका रेडियस a है और यहाँ पे इसका रेडियस था b। यहाँ पे प्लस q, यहाँ पे चार्ज प्लस q था, यहाँ पे चार्ज माइनस q था, ठीक है। यह तो ऐसा बोला है कि चलो चार्ज की बात ही मत करो। चलो यहाँ पे इस तरह से हमारे पास एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर था, ठीक। यहाँ पे एक तरह से कॉन्सेंट्रिक स्फीयर था और इसको हमने बीच में कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया था। ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था और हमारा जो आंसर आया था किस तरह से आया था देख लेते हैं हम। देखो अंदर का रेडियस a है, बाहर का रेडियस b है। अब हमने इसको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया है। कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करने से मतलब क्या हुआ कि अंदर का जितना चार्ज हो जाएगा वो सब बाहर फ्लो कर जाएगा। अंदर का जितना चार्ज हो जाएगा वो सब कहाँ फ्लो कर जाएगा, बाहर फ्लो कर जाएगा, ठीक है, बिकॉज कंडक्टिंग है। अगर हमने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या है, सारा चार्ज कहाँ पर रहता है, सरफेस पर। तो अंदर का जितना चार्ज रहेगा वो सब कहाँ चला जाएगा, बाहर पर। मीन्स अंदर कोई भी चार्ज नहीं बचेगा। अगर अंदर कोई चार्ज नहीं बचा तो सारा चार्ज आ गया सरफेस पर। इसका मतलब जो अंदर का स्फीयर है उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। सारा चार्ज कहाँ पर आ गया, सारा चार्ज आ गया सरफेस पर। तो देखो आप यहाँ पर देख सकते हो, कि रेडियस b हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, रेडियस b। तो यहाँ पर ये एक
क्या ये एक बन रहा है, ये एक बन गया आइसोलेटेड स्फीयर। ये क्या बन गया, एक आइसोलेटेड स्फीयर, बिकॉज अंदर का सारा चार्ज बाहर आ गया। तो इसकी जो कैपेसिटेंस की वैल्यू आती थी वो क्या आती थी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। हमने कल सॉल्व किया था तो इस तरह से सॉल्व किया, बिकॉज यहाँ पर रेडियस आर है, यहाँ पर रेडियस बी है, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आ गई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। किस तरह से बी आई, बिकॉज अंदर का सारा चार्ज बाहर फ्लो कर गया, बिकॉज हमने क्या कनेक्ट कर दिया, हमने इस तरह से क्या कनेक्ट कर दिया, कंडक्टिंग वायर। अगर आप कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हो तो अंदर का सारा चार्ज कहाँ पर आ जाएगा, सरफेस पर। तो ये एक आइसोलेटेड स्फीयर की तरह एक्ट करेगा, आइसोलेटेड स्फीयर की तरह एक्ट करेगा, बिकॉज अंदर तो कोई स्फीयर है ही नहीं। इसलिए हमारा जो कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी आती है उसमें, ठीक है। उसमें हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, अगर कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया तो ये फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन ए माइनस बी। ये जो हमारा फॉर्मूला है ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इतना बात आप ध्यान रखना। तो हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया, कैपेसिटेंस ऑफ अ आइसोलेटेड कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ अ आइसोलेटेड कैपेसिटर। अब अपना हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जो कि होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, समझाता हूँ आपको। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हमने कल देखा था, यहाँ पर एक बार नोट कर लेते हैं। कल हमने देखा था कि यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज हो और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज हो, इस तरह से, तो बीच में बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड, बीच में बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू ई है। तो यहाँ पर हमने कैपेसिटेंस निकाला था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, where D is the separation between the plates and A is the area between the plate। तो यहाँ पर अगर प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज हो तो इस तरह से हमारा कैपेसिटेंस आता था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। लेकिन सोचो, हमने यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज दिया था, हमने यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज दिया था, लेकिन यहाँ पर अगर डिफरेंट चार्जेस हो जाएं तो वो केस को किस तरह से डील करना है, तो हम देखते हैं यहाँ पर वो केस। ठीक, हम क्या करते हैं, यहाँ पर अज्यूम करते हैं, हम यहाँ पर अज्यूम करते हैं कि हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं दो। हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि एक को हमने Q1 चार्ज दिया, अब Q1 की वैल्यू चाहे कोई भी हो सकती है, हम जनरल केस की बात कर रहे हैं, और एक को हम चार्ज दे रहे हैं Q2। एक को हमने Q1 चार्ज दिया, एक को हम चार्ज दे रहे हैं Q2। अब Q1 Q2 चाहे पॉजिटिव हो, चाहे Q1 नेगेटिव हो, Q2 पॉजिटिव हो, चाहे जो भी केस हो, हमने यहाँ पर एक को Q1 चार्ज दिया, एक को Q2 चार्ज दिया। तो इसको किस तरह से हैंडल करना है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम 2-3 कॉन्सेप्ट लगाएंगे। जो कॉन्सेप्ट आपको पता है, खाली वो कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन यहाँ पर करना है। हमको यहाँ पर कॉन्सेप्ट पता है, सपोज इसके भी, चलो इसका एरिया सपोज हम ए ले लेते हैं, इसका एरिया हमने लिया है ए और इसके बीच में सेपरेशन है डी, और इसको हमने Q1 और Q2 चार्ज दिया है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये Q1 और Q2 का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पर Q1 चार्ज दिया है तो यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर कितना चार्जेस आएंगे। जैसे ये फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड सरफेस है, ये थर्ड सरफेस है और ये फोर्थ सरफेस है। तो Q1 का कितना पार्ट यहाँ पर रहेगा, Q1 का कितना पार्ट यहाँ पर आएगा, Q2 का कितना पार्ट यहाँ पर आएगा और Q2 का कितना पार्ट यहाँ पर आएगा, वही हम देखते हैं और उसको हम फाइंड करते हैं चार्ज ऑन द ईच प्लेट। ठीक, तो यहाँ पर हमको 2-3 कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, जिसके अंदर हमारा पहला कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ज़ीरो। देखो हमको करना क्या है, मेन कॉन्सेप्ट याद रखना, मेन थीम याद रखना। हमको करना क्या है, हमको चार्ज फाइंड करना है अलग अलग प्लेट पर कि Q1 का कितना पार्ट यहाँ पर आएगा, Q1 का कितना पार्ट यहाँ पर आएगा, Q2 का कितना पार्ट यहाँ पर आएगा और Q2 का कितना पार्ट यहाँ पर आएगा, वही हमको फाइंड करना है। ठीक है, कितना चार्ज यहाँ पर आएगा, कितना चार्ज यहाँ पर आएगा। ठीक, तो हम हमारा पहला कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ज़ीरो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर ज़ीरो होता है, ये कॉन्सेप्ट हमको पता है। इसी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन हम यहाँ पर करते हैं। हम यहाँ पर कंडक्टर के सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ज़ीरो। तो यहाँ पर हम कंडक्टर के सरफेस के अंदर से एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं इस तरह से। ठीक, हमने क्या किया, कंडक्टर के सरफेस के अंदर से हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया। अब हमको पता है यहाँ पर कि हमने कंडक्टर के सरफेस के अंदर गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, ज़ीरो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा तो फ्लक्स ज़ीरो होगा,
फ्लक्स नेट जीरो होगा, और फ्लक्स नेट जीरो होगा इसका मतलब क्या है कि नेट चार्ज यहाँ पर क्या होगा, जीरो, नेट चार्ज जीरो होगा। इसका मतलब अंदर के सरफेस पर देखो ये 2 और 3 अंदर आ रहे हैं, ठीक है, ये 2 और 3 इनसाइड वाले हैं, इसका मतलब यहाँ पर नेट चार्ज जीरो है। इसका मतलब यहाँ पर जितना चार्ज होगा उसका उतना ही अपोजिट चार्ज हमको यहाँ पर देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि 2 and 3 सरफेस हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ठीक है। यहाँ पर अंदर के सरफेस पर ये 2 और 3 के इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आएंगे। अब वो चार्ज की वैल्यू क्या है वो तो हमको फाइंड करना है कितने आएंगे, लेकिन हमने पहला कॉन्सेप्ट क्या फाइंड किया कि जो सेकंड और थर्ड सरफेस है वहाँ पर इक्वल चार्ज आएगा और अपोजिट चार्ज आएगा। इसका मतलब अगर सेकंड सरफेस पर अगर मैं क्यू चार्ज मानूँ, अगर मैं क्यू चार्ज मानता हूँ, ठीक है, क्यू पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव भी, अगर मैं क्यू चार्ज यहाँ पर मानूँ एग्जाम्पल के तौर पर, तो यहाँ पर कितना चार्ज आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस क्यू चार्ज, बिकॉज यहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आ रहे हैं, ठीक है। इतना बात आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर क्यू चार्ज मानूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस क्यू चार्ज, बिकॉज यहाँ पर क्या है, कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो, उसके ऊपर से नेट चार्ज जीरो हुआ। और नेट चार्ज जीरो कब होगा, जब यहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आएंगे। तो इन दोनों का नेट सम कितना आ रहा है, इन दोनों का नेट सम आ रहा है जीरो। हमने 2 और 3 सरफेस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस दे दिया, हमको पता चल गया कि यहाँ पर क्यू चार्ज है तो यहाँ पर होगा माइनस क्यू चार्ज। अब देखो हम सेकंड पॉइंट लगाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, इजी कॉन्सेप्ट है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब यहाँ पर Q1 चार्ज है, तो अगर Q1 में से Q चार्ज यहाँ पर चला गया, Q1 में से Q चार्ज यहाँ पर चला गया, तो बाहर कितना चार्ज बचेगा, बाहर बचेगा Q1 माइनस Q, ठीक है। और वैसे यहाँ पर Q2 चार्ज है, Q2 चार्ज में से माइनस Q चार्ज यहाँ पर चला गया, देखो माइनस Q चार्ज यहाँ पर चला गया, तो बाहर वाले सरफेस पर कितना चार्ज बचेगा, बाहर वाले सरफेस पर बचेगा Q2 प्लस Q। इसका मतलब क्या है, सिंपल सा है कि देखो टोटल चार्ज कितना है Q1, तो इन दोनों को ऐड करो तो मेरा Q1 आना चाहिए। देखो इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, Q1 माइनस Q प्लस Q, तो मेरा बच जाएगा Q1। और वैसे ही इन दोनों को ऐड करूँ तो मेरा Q2 आना चाहिए, माइनस Q प्लस Q2 प्लस Q ऐड करूँगा तो मेरा यहाँ पर चार्ज क्या आ जाएगा, जीरो। मैंने यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाया है, जैसे Q1, जैसे यहाँ पर Q चार्ज आया तो यहाँ पर क्या आएगा, Q1 माइनस Q, और दोनों को ऐड करूँगा, देखो Q1 माइनस Q प्लस Q मेरा आ जाएगा Q1। उसी तरह से यहाँ पर Q2 प्लस Q और माइनस Q करूँगा तो मेरा आ जाएगा Q2। यहाँ पर मैंने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा के हमने यहाँ पर ये चार्जेस की वैल्यू लिख दी। सेकंड हमने पॉइंट क्या लगाया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब हमने चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, कि यहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आएंगे और बाहर क्या आ रहा है Q1 माइनस Q, और यहाँ पर क्या आ रहा है Q2 प्लस Q। हमको प्लस Q और माइनस, ये हमको Q की वैल्यू चाहिए। अगर हमको ये Q की वैल्यू मिल जाएगी तो यहाँ पर ये बाहर का चार्ज जो है और यहाँ पर जो चार्ज है वो सब कुछ हमको मिल जाएगा। इसका मतलब हमारा टास्क क्या है कि हमको ये Q की वैल्यू चाहिए। उसके लिए हम क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, उसके लिए हमारा कॉन्सेप्ट आता है, यूज़ करते हैं, जो कि आपको पता ही है, सिर्फ उसका एप्लीकेशन कर रहा हूँ मैं, कि इलेक्ट्रिक फील्ड या तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल ऑफ कंडक्टर इज जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर इज जीरो। इसलिए यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर सपोज मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ, ये पॉइंट, अब इस पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो, ये जो पॉइंट है ये इनसाइड द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर है। उस पॉइंट पर अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूँ तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी, ई नेट आ जाएगा मेरा ज़ीरो। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती, बिकॉज ये लार्ज प्लेट्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती थी, हमने देखा था सिग्मा अपॉन इसका 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी वैल्यू होती थी Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती थी। बट यहाँ पर अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सरफेस, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ सरफेस के ऊपर से हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ज़ीरो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर देखो ये Q है, ये इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं,
तो अगर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में आती है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस डायरेक्शन में। तो ये दोनों तो इक्वल एंड अपोजिट हैं, ये दोनों तो इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो वो दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। बट ये दोनों चार्जेस हैं, ये दोनों चार्जेस की वजह से भी हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आनी चाहिए वो जीरो आनी चाहिए। ये दोनों तो कैंसिल हो गए, बचे ये दोनों चार्जेस। अब ये दोनों चार्जेस की वजह से हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो। उसकी वैल्यू जीरो कब आएंगी, जब ये दोनों चार्जेस होंगे हमारे सेम। मीन्स क्या चार्जेस है यहाँ पर है Q1 माइनस क्यू, Q1 माइनस क्यू अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा Q2 प्लस क्यू अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। अगर ये दोनों सेम होंगे तभी तुम्हारी जो ई नेट आएगी, ई नेट की वैल्यू जो आएगी वो E1 माइनस E4 इक्वल टू आ जाएगी ज़ीरो। E1 इक्वल टू हो जाएगा E4। हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तभी तो जीरो आएगी जब ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल होंगे। इसी इक्वेशन से हमारा ये इक्वेशन आया। ठीक, अब देखो यहाँ पर से ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर से मेरा इक्वेशन क्या आ रहा है, यहाँ पर से मेरी Q की वैल्यू आ रही है। तो देखो यहाँ पर से Q की वैल्यू क्या आ रही है, देयरफॉर Q इक्वल टू आ रहा है Q1 माइनस Q2 बाई 2। तो मेरा जो यहाँ पर Q की वैल्यू आ रही है वो आ रही है Q1 माइनस Q2 बाई 2। इसका मतलब अगर हमको Q मिल गया अब हमको सब कुछ मिल गया। अब यहाँ पर देखो Q1 माइनस Q2 बाई 2 आ रही है, तो यहाँ पर माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2 बाई 2 आ जाएगी, बिकॉज जस्ट उसका नेगेटिव है और बाहर है, बाहर इसको हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर देखो फाइंड कर लेते हैं, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड कर लेते हैं। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पर से, आप इसको नोट कर लो। ये जो कॉन्सेप्ट है ये एडवांस कॉन्सेप्ट है, मेंस में भी आ सकता है लेकिन बोर्ड में तो नहीं आता ये कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या हो गया, सोचो। देखो इसका मतलब हो गया कि अगर मेरे पास यहाँ पर दो प्लेट्स हैं, इस तरह से दो प्लेट्स रखे हैं इस तरह से, एक को अगर मैंने Q1 चार्ज दिया, एक को मैंने अगर Q2 चार्ज दिया, तो अंदर क्या आएगा, अंदर आएगा यहाँ पर Q1 माइनस Q2 बाई 2 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2 बाई 2। और बाहर क्या आएगा, सोचो बाहर क्या आएगा, हमारे Q की वैल्यू क्या आई है, Q की वैल्यू आई है Q1 माइनस Q2 बाई 2। तो बाहर रख दो, बाहर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा Q1 माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2 बाई 2। तो यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 2Q1 माइनस हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है, Q1 प्लस Q2 बाई 2। उसी तरह से यहाँ पर भी रखोगे आप, देखो यहाँ पर भी रख लो, यहाँ पर रखोगे तो Q2 प्लस Q की वैल्यू क्या है, Q1 माइनस Q2 बाई 2। तो यहाँ पर भी सेम ही वैल्यू आ जाएगी Q1 प्लस Q2 बाई 2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो अभी तक मैंने जो किया उसको आप याद रखो या ना रखो, बट इतना याद रख लो आप कि अगर मैंने किसी दो कैपेसिटर हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसको मैंने Q1 और Q2 चार्ज दिया है, तो अंदर की सरफेस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आएंगे और उसकी वैल्यू क्या आएगी, Q1 माइनस Q2 बाई 2। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। और बाहर के सरफेस पर सेम चार्जेस आएंगे, Q1 प्लस Q2 बाई 2, Q1 प्लस Q2 बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अभी तक भले मैंने ये सिखाया हो आपको याद ना हो या याद हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि अंदर के सरफेस पर वैल्यू इक्वल एंड अपोजिट आएगी, इक्वल एंड अपोजिट। और बाहर के सरफेस पर सेम चार्जेस आएंगे जिसकी वैल्यू है Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो इसके ऊपर से डिफरेंट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। जैसे कि मैं आपको पूछूं, जैसे बोलूँ आपको यहाँ पर दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं, एक को मैंने 5 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया, एक को मैंने 10 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया। तो अब बताओ, अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करो। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करोगे, पहले अंदर के सरफेस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आएंगे, अंदर पर करना है Q1 माइनस Q2। तो Q1 माइनस Q2 करोगे 10 माइनस 5 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 माइनस 5 बाई 10 माइनस 5 यहाँ पर आएगा 5 बाई 2 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ 5 बाई 2 माइक्रोकूलम। और बाहर क्या आएगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2 मीन्स यहाँ पर आएगा 15 बाई 2 मीन्स यहाँ पर आएगा 15 बाई 2 माइक्रोकूलम। और यहाँ पर क्या आएगा 15 बाई 2 माइक्रोकूलम, बिकॉज बाहर के सरफेस पर सेम चार्जेस
अंदर के सरफेस पर जो है इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, अंदर वाले में माइनस करना है, बाहर वाले में क्या करना है, प्लस। तो इस तरह से आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। ऊपर चाहे दोनों पॉजिटिव दिया हो, ऊपर चाहे दोनों नेगेटिव दिया हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दिया हो, कोई भी केस हो, आप इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। और ये फॉर्मूला किस तरह से आया, उसका फुल डेरिवेशन हमने दिया, हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज़ किया। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, ये सब कॉन्सेप्ट यूज़ किया। उसके ऊपर से इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक 1996 के IIT JEE में क्वेश्चन आया था, उसको आप नोट कर लो। यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह था कि हमारे पास दो प्लेट है कैपेसिटर को, एक को मैंने Q1 चार्ज दिया और एक को मैंने Q2 चार्ज दिया, ठीक है। वेयर Q2 इज़ लेस देन Q1, इस तरह से हमको दिया था। एक हमारे पास दो प्लेट्स हैं, उसको मैंने Q1 चार्ज दिया और एक को हमने Q2 चार्ज दिया, ठीक। अब ये प्लेट जो है दूर दूर रखे हैं, उन्होंने बोला कि इसको हमने नज़दीक लाया और इसको हमने बना दिया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको हमने बना दिया एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब बताओ यहाँ पर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, हमको यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट पूछा था और यहाँ पर हमको डिफरेंट ऑप्शन दिए थे, वो ऑप्शन हम लिख लेते हैं। चलो इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ और वो ऑप्शन हम लिख लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। उसका ऑप्शन कुछ इस तरह से थे। सपोज इसका जो कैपेसिटेंस है वो C है, तो ऑप्शन इस तरह से था Q1 माइनस Q2/2C। दूसरा ऑप्शन था Q1 प्लस Q2/2C। तीसरा ऑप्शन था Q1 माइनस Q2/C। और चौथा ऑप्शन था यहाँ पर कि Q1 प्लस Q2/C। तो इस तरह के ऑप्शन दिए गए थे यहाँ पर कि यहाँ पर दो प्लेट्स हैं, एक को हमने Q1 चार्ज दिया, एक को हमने Q2 चार्ज दिया और उसको हम नज़दीक लाए, उसको हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना दिया। तो बताओ यहाँ पर कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या यूज़ होता है मैं बताता हूँ। पहली बात, इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। एक तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कि एक को हमने Q1 चार्ज दिया, एक को हमने Q2 चार्ज दिया। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा आपको पता ही होगा कि यहाँ पर अंदर आएगा Q1 माइनस Q2/C, बाहर आएगा Q1 प्लस Q2/C, अंदर इक्वल एंड अपोजिट होंगे। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट यूज़ होता है जो मैंने आपको कल सिखाया था कि कैपेसिटर के अंदर कौन सा चार्ज लेते हैं, कौन सा चार्ज यूज़ करते हैं। कैपेसिटर के अंदर चार्ज यूज़ करते हैं चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ये मैंने बताया था। हम यहाँ पर नेट चार्ज नहीं रखते, हम कौन सा चार्ज रखते हैं, चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट। जब हमने फॉर्मूला का डेरिवेशन किया था C=Q/V, तभी मैंने आपको लिखवाया था। आप नोट चेक करो कि यहाँ पर जो चार्ज है Q वो है चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट। और पॉजिटिव प्लेट का कौन सा, हमने यहाँ पर इनसाइड जो चार्ज लिया था वो वाला चार्ज, क्योंकि बाहर तो उस समय चार्ज 0 आ रहा था, तो हमने इनसाइड जो चार्ज था हमारा वही चार्ज रखते थे। तो ये कॉन्सेप्ट यूज़ करके आप ये फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो यहाँ से हमारी जो V की वैल्यू हो जाएगी, V की वैल्यू हो जाएगी Q/C। और यहाँ पर जो Q की वैल्यू रखनी है, Q की वैल्यू कौन सी रखनी, इनसाइड कौन सा चार्ज आएगा, इनसाइड आएगा यहाँ पर Q1 माइनस Q2/2। तो यहाँ पर Q1 माइनस Q2/2 रख दो, तो Q1 माइनस Q2/2। तो ये हो जाएगा मेरा पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो आंसर आ रहा है वो ए ऑप्शन आ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन आपको पता होना चाहिए ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं कि हम यहाँ पर जो चार्ज रखते हैं, बच्चे भूल जाते हैं कि यहाँ पर ये जो चार्ज है ये चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट है। इसी जस्ट छोटे से कॉन्सेप्ट पर IIT JEE 1996 में उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। और यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन Q1 माइनस Q2/2, अंदर जो चार्ज आता है वो Q1 माइनस Q2/2 आता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज़ करके IIT JEE 1996 में ये क्वेश्चन पूछा था। तो अपना अब थर्ड टॉपिक करते हैं यहाँ पर कि ये दोनों प्लेट पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, कितनी एनर्जी है, वो सब टर्म हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। इसको यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ। तो अपना हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अब, फोर्स ऑन वन प्लेट ड्यू टू अनदर। फोर्स ऑन, देखो हमारे पास दो प्लेट्स हैं यहाँ पर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दो प्लेट्स इस तरह से हमारे पास। एक हमने चार्ज दिया है प्लस Q, एक हमने चार्ज दिया है माइनस Q, ठीक। अंदर इस तरह से चार्जेस आते हैं। और यहाँ पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इस डायरेक्शन में इस तरह से होती है। अब बिकॉज यहाँ पर एक प्लस Q चार्ज है, यहाँ पर एक माइनस Q चार्ज है,
तो ये दोनों प्लेट्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। मीन्स ये कुछ फोर्सेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होंगे। लेकिन वो फोर्स कितना है, बिकॉज यहाँ पर प्लस और माइनस चार्जेस हैं, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये दो प्लेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो अट्रैक्शन का फोर्स कितना होता है उसको हम यहाँ पर फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हमको फाइंड करना पड़ेगा पहले इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। सपोज ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इस डायरेक्शन में है। लेकिन अब यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा, बिकॉज यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा इस तरफ होगा, बिकॉज माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। अब ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है इसको हमको फाइंड करना है। तो किस तरह से फाइंड करेंगे, हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट कितना होता है, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एक प्लेट की वजह से फोर्स कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, जिसको आप Q/2A एप्सिलॉन नॉट इस तरह से लिख सकते हो। सिग्मा को हमने Q/A लिख दिया, तो ये आ गया मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमको मिल गई। अब हमको फोर्स फाइंड करना है। तो फोर्स क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, फोर्स होता है Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो Q है वो कैपिटल Q है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, Q/2A एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू क्या आ रही है, Q²/2A एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर ये फोर्स की वैल्यू आती है। तो कभी आपको अगर फोर्स पूछ लिया, ये दोनों प्लेट के एक बीच में कितना फोर्सेस लग रहा है, तो वैल्यू आ रही है Q²/2A एप्सिलॉन नॉट। तो ये है मेरा फोर्स का वैल्यू। आप देख सकते हो यहाँ पर जो फोर्स है वो d डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब प्लेट जितने भी दूर रखे हों, जो फोर्स है वो इतना ही लगेगा, Q²/2A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। किस पे डिपेंड कर रहा है फोर्स, चार्जेस पर डिपेंड कर रहा है, एरिया पर और एप्सिलॉन नॉट। अगर इसका एरिया A है, इसका एरिया है, चार्ज इसमें Q दिया है, अंदर एप्सिलॉन नॉट मीडियम है, मीडियम एयर है अंदर, तो इस तरह से फोर्सेस की वैल्यू आती है, ठीक है। ये था मेरा फोर्स का वैल्यू। ओके, इसके ऊपर डिफरेंट सेम क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या करेंगे, ज़्यादा चार्जेस चेंज करेंगे, बोलेंगे चार्ज चेंज कर दिया तो फोर्स कितना चेंज हो जाएगा, या एरिया डबल कर दिया तो फोर्स कितना चेंज होगा। तो ये सब सिंपल से क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये सिंपल सा टॉपिक था, इसके ऊपर हमारा जो क्वेश्चन होगा और रैपिड फायर लेक्चर में हमारा क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पर देखो एक और टर्म होता है, एक और टर्म क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। तो क्या होता है, हमको पता है यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू आ रही है, फोर्स की वैल्यू आ रही है Q²/2A एप्सिलॉन नॉट। हमारी जो फोर्स की वैल्यू आती है Q²/2A एप्सिलॉन नॉट, जिसको आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो। अगर हमको सिग्मा के टर्म में लिखना हो तो, बिकॉज हमारी सिग्मा की वैल्यू जो होती है वो होती है Q/A। हमको पता है सिग्मा की वैल्यू होती है Q/A। तो यहाँ पर देखो Q/A लिखूंगा तो ऊपर जाएगा सिग्मा² अपॉन Q²/A², तो हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये मेरी फोर्सेस की वैल्यू आ रही है सिग्मा² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो मैंने Q²/A², तो नीचे मैंने A एक्स्ट्रा लिया तो ऊपर एक A एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ पड़ ही रहा होगा। तो यहाँ पर जो मेरी फोर्स की वैल्यू आ रही है, देखो मेरी फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है, सिग्मा² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर किसी ने हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर पूछ लिया, प्रेशर मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो यहाँ पर देखो इसको मैं एरिया से अगर डिवाइड कर दूँ, तो मेरा क्या आ रहा है, सिग्मा² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मीन्स ये मेरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि आ रहा है सिग्मा² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला को भी आप नोट कर सकते हो। कभी आपको किसी ने इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर पूछ लिया तो आप उसको जितना फोर्स आ रहा है उसको एरिया से डिवाइड कर देना, जितना एरिया होगा प्लेट का, तो हमारा आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, कभी ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पर जेईई मेंस में क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए ये टॉपिक कराना जरूरी था, सिग्मा² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर आप Q के टर्म में लिखोगे तो भी लिख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू आप Q/A रख देना। अगर आप Q के टर्म में लिखोगे तो Q² अपॉन A² इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट,
इस तरह से हो जाएगा। आप सिग्मा की वैल्यू Q² भी रख सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट को नोट करके अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, जो कि होता है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। वो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए उसको हम नोट कर लेते हैं। उसको हम देखते हैं। यहाँ पर हमको पता चल गया कि फोर्सेस की वैल्यू क्या आ रही है Q²/2ε0 और प्रेशर की वैल्यू क्या आ रही है σ²/2ε0। अब हम बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। क्या बात करते हैं हम? एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर। ठीक है, यहाँ पर कैपेसिटर टर्म लिखा है, इसका मतलब जो मैं फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ वो सारे केसेस के लिए वैलिड होगा, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक, तो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, तो हमको फाइंड करना है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो पहली बात है कि कैपेसिटर के अंदर एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है। हमने पहले लेक्चर में देखा था कि कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं वो बाउंड हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बाउंड हो जाती है, तो उसके ऊपर से हमारे जो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो कितनी एनर्जी स्टोर होती है उसको हमको यहाँ पर फाइंड करना है। कितनी एनर्जी स्टोर होती है उसको हम यहाँ पर फाइंड करना है। उसके लिए हम दो एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है यहाँ पर σ/ε0, बिकॉज इसकी वजह से पॉजिटिव की वजह से σ/2ε0, नेगेटिव की वजह से σ/ε0, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है σ/ε0। और फोर्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर? फोर्स की वैल्यू है Q²/2A∈0। इसको आप क्या लिख सकते हो Q/A∈0। जो ई नेट की वैल्यू है इसको आप σ/ε0 लिख सकते हो या तो Q/A∈0 लिख सकते हो। और जो मेरी फोर्स की वैल्यू है उसको Q²/2ε0 लिख सकते हो या तो σ²A/2ε0 लिख सकते हो। अब हमको फाइंड करना है यहाँ पर कि एनर्जी कितनी स्टोर होगी। तो एनर्जी कितनी स्टोर होगी उसको हमको फाइंड करना है। उसके लिए हमको एक फॉर्मूला पता है, हमको पता है यहाँ पर, हमको डिफरेंट फॉर्मूला पता है यहाँ पर कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। देखो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर ये डायरेक्शन में लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये डायरेक्शन में लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका मतलब ये दोनों प्लेट के बीच में लग रहा है अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, अगर ये दोनों फोर्स प्लेट के बीच में लग रहा है अट्रैक्टिव फोर्स, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों फोर्स आपस में चिपक जाएंगे, ये दोनों प्लेट आपस में चिपक जाएंगे। तो इसको रोके रखने के लिए हमको यहाँ पर लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स। हमको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स कितना? इसको हमको स्लोली मूव करना पड़ेगा। हमको यहाँ पर क्या मूव करना पड़ेगा? स्लोली मूव करना पड़ेगा इसको। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, जस्ट इक्वल मैग्नीट्यूड का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल मैग्नीट्यूड का। और इसको हमको स्लोली मूव करना होता है। हमने पढ़ा था ना यहाँ पर कि जो एक्सटर्नल फोर्स होगा उसको हमको क्या मूव करना है? स्लोली मूव करना है। जिससे हमारा ये फॉर्मूला आता था, यहाँ पर देखो हमने बताया था कि स्लोली मूव करते थे तो नेट काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। तो उसके ऊपर से हमारा फॉर्मूला क्या आता था? वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये हमने पढ़ा था। कंजर्वेटिव फोर्स, उसके अंदर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता था। ठीक है, यहाँ पर देखो ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जस्ट उसके नेगेटिव आता है। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे हम कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वो पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है और नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हमने बहुत जगह यूज़ किया है। इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता हो तो इसको पहले नोट कर लो कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या आ रहा है मेरा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है, फोर्स कितना लग रहा है मेरा? फोर्स लग रहा है मेरा हो जाएगा फोर्स एफ एक्सटर्नल इंटू डी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। देखो यहाँ पर ये फोर्स आपस में चिपक रहे हैं, इसको हम यहाँ पर dx डिस्प्लेसमेंट देंगे। ठीक है, हमने क्या दिया है यहाँ पर? dx डिस्प्लेसमेंट। हम एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं और इस डायरेक्शन में हमने dx डिस्प्लेसमेंट रखा है। तो हमारा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या आ रहा है? एफ एक्सटर्नल इंटू dx।
अब हमारा एक्सटर्नल क्या है, हमारा एफ एक्सटर्नल है क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, हमने बोला एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक होना चाहिए, हमने क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट रखा और डी एक्स इंटू डी एक्स। हमको यहाँ पर नेट वर्क डन फाइंड करना है, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर इनिशियली ये दोनों प्लेट के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, इनिशियली ये दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस होगा d इक्वल टू 0, और बाद में इसको हम कहाँ तक सेपरेशन कर रहे हैं, सपोज ये प्लेट के बीच में डिस्टेंस d है, तो हम इसको d इक्वल टू 0 से लेके d इक्वल टू d तक इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में ये जो प्लेट है ये 0 डिस्टेंस पर थे और हमको 0 डिस्टेंस से लेके d डिस्टेंस तक सेपरेट करना है, तो उसके बीच में कितना वर्क डन हो रहा है वो हम फाइंड कर रहे हैं। तो 0 से लेके d तक इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ पर मेरा वैल्यू क्या आ रहा है एफ एक्सटर्नल की, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या आ रहा है क्यू स्क्वायर डी अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। तो ये मेरा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है। अब मेरा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है, वही मेरा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रहा है क्यू स्क्वायर डी अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये डी की वैल्यू क्या है कि हमने इसको कितना डिस्प्लेस किया, हमने इसको 0 से लेके d तक डिस्प्लेस किया, इसलिए यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई d। सपोज अगर यहाँ पर d से लेके 2d तक डिस्प्लेस कर दे तो यहाँ पर 2d माइनस डी हमारा d हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखो अगर हम d से लेके 2d तक डिस्प्लेस कर दे तो 2d माइनस डी, तो यहाँ पर क्या आता d। ठीक है, ये d क्या है, हमने इसको 0 से लेके d तक डिस्प्लेस किया, तो d माइनस 0 मेरा आ रहा है यहाँ पर d। ये मेरा है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, जिसकी वैल्यू क्या आ रही है क्यू स्क्वायर डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वेयर डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट, एप्सिलॉन नॉट इज द मीडियम ऑफ द प्लेट्स, और सबको आपको पता ही है क्यू तो चार्ज ऑन द प्लेट है। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लो। तो इसके बेस पे हम 2-3 अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसको यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ। ये पहला क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, इसको आप ट्राई कर लो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या बोला है कि पहले इस तरह से फिगर हमको दिया है, अब बोला है इसके बीच में डिस्टेंस दी है, 2 प्लेट है, डिस्टेंस डी है, और बोला है इफ़ 1 प्लेट इज पुल टू मेक अ फाइनल सेपरेशन 2d। इसका मतलब कोई एक प्लेट हम खींच के इनके बीच में डिस्टेंस d है उसको हम 2d कर दे रहे हैं। इसका मतलब एक प्लेट को खींच के हम 2d कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे लगा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स और यहाँ पर डिस्टेंस हमने कर दिया 2d। तो हमारा वर्क डन कितना होगा, इनिशियली d डिस्टेंस पर है, हमने फाइनली इसको 2d डिस्टेंस पर कर दिया, तो हमारा वर्क डन कितना होगा। देखो हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू होगा एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो एफ एक्सटर्नल क्या होता है मेरा क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू डी एक्स। अब डी एक्स को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे हम, d से लेके 2d तक, बिकॉज इनिशियली ये d डिस्टेंस पर है और हम इसको 2d डिस्टेंस पर ले जा रहे हैं। तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे हम, d से लेके 2d तक। देखो हमने जो पहला केस किया था उसके अंदर हमारा जो कैपेसिटर था इनिशियली वो 0 डिस्टेंस पर था, इसलिए हमने 0 से लेके d तक इंटीग्रेट किया था। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि इनिशियली ये d डिस्टेंस पर है, हम इसको d से लेके 2d डिस्टेंस पर ले जा रहे हैं, तो कितना वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होगा इसको यहाँ से फाइंड कर सकते हो। इसके ऊपर से हमारा आंसर क्या आएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर क्या आ रहा है 2d माइनस डी, 2d माइनस डी आएगा इसका इंटीग्रेशन करने के बाद, तो आ रहा है मेरा क्यू स्क्वायर डी अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या है कि मेरा जो dx है डिस्प्लेसमेंट। आपने इनिशियल से कितना डिस्प्लेसमेंट किया, इनिशियल से तो आपने d ही डिस्प्लेसमेंट किया ना, इनिशियल से आपने d ही डिस्प्लेसमेंट किया ना, बिकॉज d तो पहले से ही था। अब आपने वहाँ से लेके d डिस्प्लेसमेंट किया, इसलिए मेरा जो वर्क डन आया वो क्यू स्क्वायर डी अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब जो जिसने सी ऑप्शन किया वो रॉन्ग होगा, हमारा जो ऑप्शन करेक्ट है वो ए ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज इनिशियली वो डी पर था, आपने इसको डी डिस्प्लेसमेंट दिया, इसलिए हमारा वर्क डन क्या है क्यू स्क्वायर डी अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। तो ये बात आप नोट रखना कि इस तरह से आप उसको फाइंड कर सकते हो। इसको रफ करके करते हैं अपना आप सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट मतलब देखो हमने क्या फाइंड किया अभी तक कि हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है क्यू स्क्वायर डी अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पर
कि U इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2। अब जो हमारा जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है पैरेलल प्लेट के अंदर, उसकी वैल्यू होती है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो यहाँ पर देखो ए, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 2a एप्सिलॉन नॉट बाई डी, इस तरह से लिख सकता हूँ इसको। इसका मतलब क्या है कि मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ रही है वो आ रही है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ये मेरी आ रही है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, ठीक है। कैपेसिटेंस अगर C हो, चार्ज Q हो, तो मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ रही है वो आ रही है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो मेरा फॉर्मूला है, भले हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए डिराइव किया है, लेकिन ये जो मेरा फॉर्मूला है ये वैलिड फॉर ऑल कैपेसिटर्स, वैलिड फॉर ऑल कैपेसिटर्स। अगर आप दूसरे कैपेसिटर के लिए भी डिराइव करोगे तो उसके ऊपर से भी हमारी यही सेम फॉर्मूला आएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, बिकॉज वहाँ पर चार्ज अलग रहेगा, कैपेसिटेंस अलग रहेगा, तो हमारा ये सेम फॉर्मूला आएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। बस आपको ध्यान रखना है उसके अंदर कि जैसे स्पीयर होगा तो हम स्पीयर का कैपेसिटेंस यहाँ पर लिखेंगे, और सिलेंडर होगा तो यहाँ पर सिलेंडर का कैपेसिटेंस लिखेंगे, ठीक है। और अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस लिखेंगे, ठीक। ये हमारा सारे केसेस के लिए वैलिड है। अब ये बात याद रख लो, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c सारे केसेस के लिए वैलिड है। इसका मतलब हमको अगर कैपेसिटेंस पता हो, चार्ज पता हो, ये होगा मेरा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। इसको हम डिफरेंट टर्म्स में भी लिख सकते हैं। डिफरेंट टर्म्स मीन्स यहाँ हमको Q और C, हमको एक और फॉर्मूला पता है यहाँ पर कि चलो इन टर्म्स ऑफ Q एंड V, इन टर्म्स ऑफ Q एंड V हमको एक और फॉर्मूला पता है कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q बाई V। ये फॉर्मूला भी सब केस के लिए वैलिड होता है, ये फॉर्मूला भी सब केस के लिए वैलिड होता है। हमने इसी फॉर्मूला से सारे केस का डेरिवेशन किया था, तो ये फॉर्मूला भी सारे केसेस के लिए वैलिड है। तो यहाँ पर देखो, अगर हमको Q और V क्वेश्चन में दिया हो तो इसको हम Q और V के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमको Q और V चाहिए। देखो Q और V, इसका मतलब क्या है कि हमको C का टर्म नहीं चाहिए, तो C की जगह पर हम Q बाई V रख देते हैं। तो देखो U इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू C की जगह पर क्या रख सकते हैं हम, Q बाई V। तो मेरा फॉर्मूला क्या आ रहा है, देखो एक Q से एक Q कैंसिल, तो मेरा फॉर्मूला आ रहा है हाफ इंटू Q ऑफ V। ये मेरा फॉर्मूला आ रहा है इन टर्म्स ऑफ Q एंड V। अगर हमको Q एंड V के टर्म में चाहिए तो ये फॉर्मूला यूज़ करो, Q एंड C के टर्म में चाहिए तो ये फॉर्मूला यूज़ करो। और अगर हमको इन टर्म्स ऑफ देखो Q और V हो गया, Q और C हो गया, और हमको C और V के टर्म में चाहिए तो इन टर्म्स ऑफ C एंड V। इसका मतलब क्या है कि हमको Q का टर्म नहीं चाहिए, तो Q की जगह पर आप CV यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये इक्वल टू हो जाएगा CV सब्स्टिट्यूट कर दो तो CV अपॉन 2C। तो यहाँ पर से मेरा फॉर्मूला हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर। तो आपको क्वेश्चन में चाहे जो भी टर्म्स दिए हों, क्वेश्चन में अगर V वेरिएबल होगा तो देखो, जैसे क्वेश्चन में Q और V वेरिएबल होंगे तो ये टर्म यूज़ करो, क्वेश्चन में C और V वेरिएबल हो तो ये टर्म यूज़ करो, क्वेश्चन में Q और C वेरिएबल हो तो ये टर्म यूज़ करो। ये सारे मेरे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले हैं, पोटेंशियल एनर्जी के सारे फॉर्मूले हैं। चाहे देखो U इक्वल टू चाहे आप हाफ CV स्क्वायर लिखो, चाहे U इक्वल टू आप हाफ QV लिखो, चाहे U इक्वल टू आप Q स्क्वायर अपॉन 2C लिखो, ये सारे फॉर्मूले पोटेंशियल एनर्जी के ही हैं। तो क्वेश्चन में जिस तरह का वेरिएशन दिया हो उस तरह का आप टर्म्स यूज़ कर सकते हो। तो इसके ऊपर भी हम एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो इसको रफ करके हम एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर भी। तो यहाँ पर हम क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पर एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C। कैपेसिटर कैपेसिटेंस जिसकी वैल्यू है C इज चार्ज्ड फ्रॉम 10 वोल्ट, ठीक है। चलो 10 वोल्ट नहीं लगता हूँ, इज चार्ज फ्रॉम V वोल्ट्स टू 3V वोल्ट्स। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो किस तरह से फाइंड करेंगे इसको। देखो यहाँ पर एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C, उसको हमने V वोल्ट से लेके 3V वोल्ट तक चार्ज कर दिया, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इसको आप पोटेंशियल एनर्जी बोलो या तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोलो, चलेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से फाइंड करेंगे, हमको पता है यहाँ पर देखो यहाँ पर C दिया है और V,
तो सी और वी वाला हमारा फॉर्मूला कौन सा था, हाफ सी वी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला था पोटेंशियल एनर्जी का। तो यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पर सी तो कांस्टेंट है, सी तो कांस्टेंट, हमारा चेंज क्या हो रहा है, वी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ सी, बिकॉज वी चेंज हो रहा है तो हो जाएगा वी टू स्क्वायर माइनस ऑफ वी वन स्क्वायर, वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, बिकॉज हमारा वी चेंज हो रहा है यहाँ पर। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ सी वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3v, बिकॉज ये फाइनल पोजीशन है और इनिशियल पोजीशन है v। तो यहाँ पर से मेरा आंसर क्या आ रहा है, हाफ ऑफ c 3 9 9 माइनस 1 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर से 8v स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कैंसिल, तो हो जाएगा मेरा 4cv स्क्वायर। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। इसको वैल्यूज़ में दिया हो तो यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज़ दिया हो तो आप वैल्यू लेकर भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा वेरिएशन कर रहा था v, तो हमने हाफ सी वी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ किया। लेकिन अगर v की जगह दूसरा कुछ वेरिएशन कर रहा हो तो देखो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा था, v चेंज कर रहा था। अगर हमारा कोई दूसरा चीज़ चेंज करे तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो देखो। सेकंड क्वेश्चन हमारा हो जाएगा अ कैपेसिटर हैविंग चार्ज Q एंड कैपेसिटेंस C, ठीक है। एक कैपेसिटर, ठीक है, अ कैपेसिटर हैविंग चार्ज Q एंड कैपेसिटेंस क्या है, C, उसका चार्ज Q है उसके पास और कैपेसिटेंस कितना है उसके पास, C है। हैज़ वर्क एक्सटर्नल इक्वल टू W, ठीक है। उसके बाद चार्ज Q है और कैपेसिटेंस C था, उसके बाद वर्क एक्सटर्नल कितना था, W। इफ चार्ज इज डबल्ड, फाइंड द चेंज इन वर्क डन, ठीक है। अगर हमने चार्ज डबल कर दिया तो हमारा वर्क डन क्या आएगा, हमारा वर्क डन, बिकॉज यहाँ पर चार्ज, देखो यहाँ पर चार्ज और कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे Q स्क्वायर अपॉन 2C, ये हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर वर्क डन लिख देता हूँ, बिकॉज वर्क डन इक्वल टू एक्सटर्नल एजेंट होता है, तो Q स्क्वायर अपॉन 2C हमने फॉर्मूला यूज़ कर लिया। अब यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पर चेंज हो रहा है मेरा चार्ज, तो यहाँ पर ये चार्ज चेंज हो रहा है Q, तो यहाँ पर से ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q2 स्क्वायर माइनस ऑफ Q1 स्क्वायर, ठीक। चार्ज हमने डबल कर दिया। देखो यहाँ पर ये देखो, जब हमारे पास चार्ज Q था और कैपेसिटेंस C था तो हमारा वर्क एक्सटर्नल क्या रहा था, W, ठीक है, तो हमारा W था। और सेकंड केस में हमने चार्ज डबल कर दिया, मीन्स इसको हमने कर दिया 2Q, तो हमारा क्या आ रहा है 4 टाइम्स ऑफ Q स्क्वायर अपॉन 2C, तो हमारा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या आ रहा है, 4 टाइम्स ऑफ W। इसके अंदर ऐसे ऐसे ऑप्शन दिए हों, W का, 2W का, 4W का, ये D बोला W/2, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 4W, बिकॉज यहाँ पर कैपेसिटेंस से डबल कर दिया हमने, तो हमारा वर्क डन क्या आ रहा है, सॉरी हमने चार्ज डबल कर दिया, तो हमारा वर्क डन आ रहा है 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू। अगर चेंज इन वर्क डन पूछा तो 4W माइनस W हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ W। चेंज इन वर्क डन पूछते तो वो आंसर आ जाता है हमारा। तो इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ओके। एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, लास्ट क्वेश्चन, ठीक। लास्ट क्वेश्चन क्या करते हैं हम, देखो सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं लास्ट, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। हमको पता है यहाँ पर अ सिलेंडर, द लेंथ ऑफ सिलेंडर, अब यहाँ पर हम सिलिंड्रिकल कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, द लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज डबल एंड द चार्ज इज डबल्ड, फाइंड द
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि इनिशियली जो है इनिशियल जो है कैपेसिटेंस C था और चार्ज Q था। क्वेश्चन में इनिशियल C था और चार्ज Q था। अब बोल रहे हैं यहाँ पर कि द लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज डबल्ड। ठीक है, लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज डबल्ड एंड द चार्ज इज ऑल्सो डबल्ड। ठीक है, लेंथ डबल कर दिया और चार्ज भी डबल कर दिया, तो हमारा जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा क्या होगा। तो देखो यहाँ पर C और Q की बात कर रहे हैं, C और Q की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला यूज़ करेंगे Q²/2C। ठीक है, यहाँ पर आप सिलेंडर की बात की है, तो सिलेंडर का कैपेसिटेंस का हमको फॉर्मूला पता है। आपने पता होगा ये सिलेंडर हो, इसका लेंथ अगर L हो, इसका ये लेंथ अगर L हो, इसका रेडियस अगर ये R हो, तो सिलेंडर का फॉर्मूला आता है 2πε0L अपॉन ये कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर हो इस तरह से, ये A रेडियस हो, ये B रेडियस हो, फॉर्मूला आता है ln B/A। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ये सिलेंडर है, इसका लेंथ हमने डबल कर दिया। तो देखो अगर सिलेंडर का लेंथ मैं डबल कर दूंगा, मीन्स यहाँ पर L की जगह 2L रख दूंगा, तो मेरा जो कैपेसिटेंस होगा उसकी वैल्यू भी डबल हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं सिलेंडर का लेंथ डबल कर दूंगा तो मेरा जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डबल। ठीक, तो यहाँ पर जो C नेट आएगा मेरा, देखो इनिशियल तो ये है और फाइनल क्या हो जाएगा मेरा, फाइनल चार्ज हमने क्या कर दिया, चार्ज भी हमने डबल कर दिया, तो यहाँ पर 2Q² हो जाएगा और नीचे क्या होगा मेरा, कैपेसिटेंस भी हमने डबल। देखो हमारा लेंथ अगर डबल हो गया तो कैपेसिटेंस भी डबल हो गया, तो यहाँ पर ये आ रहा है, तो मेरा आ रहा है 4Q² अपॉन आ रहा है 2 × 2C। यहाँ पर से ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब मेरा फॉर्मूला आ रहा है 2Q²/2C। इसका मतलब इनिशियल जितना था उसका डबल आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं U फाइनल माइनस U इनिशियल करूँ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करूँ, तो मेरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फिर से मेरा आंसर आ जाएगा Q²/2C। इसमें से इसको सेपरेट कर लोगे तो मेरा आंसर वापस Q²/2C आ जाएगा। ठीक है, इतना बात आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आपको अगर सिलिंड्रिकल कैपेसिटर पूछा, लेंथ डबल कर दिया, तो कैपेसिटेंस भी क्या हो जाता है, डबल। स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में पूछ सकते हैं कि रेडियस डबल कर दिया तो क्या होगा। इस तरह से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पूछ सकते हैं। डिफरेंट केसेस ले सकते हैं और डिफरेंट टर्म्स में किस तरह से उसका पोटेंशियल एनर्जी आता है वो हम टर्म देखेंगे। ठीक है, वो भी हमने टर्म देख लिया आज। तो आज हमने कितने टॉपिक्स किए, हमने स्टार्टिंग में किया आइसोलेटेड स्फीयर के बारे में, उसके बाद हमने फोर्स निकाला, उसके बाद हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड किया। तो ये सारे टॉपिक्स हमने आज किए। एक और छोटा सा टॉपिक होता है जो कि होता है एनर्जी डेंसिटी के बारे में, उसका हम छोटा सा लेक्चर बना देंगे किस तरह से उसके क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, बिकॉज वो एडवांस लेवल का टॉपिक है, लेकिन वो बोर्ड में भी उसका क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, होप करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो अपने फ्रेंड को भी ये लेक्चर शेयर करें। तो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग पढ़ाई करते रहो।